नमस्कार साथियों, आज शब्द रंग आउटडोर है। अपने कैरियर में पहली बार हम लोग आउटडोर आए हैं। आए कहाँ हैं? नैनीताल के पास काशीपुर में। और किसके डोर पे है? हमारे मित्र, यहाँ के बहुत सम्मानित नागरिक राजीव चौधरी जी। परिचय पूरा बाद में, पहले राजीव चौधरी से रूबरू हो जाइए आप लोग। नमस्कार तो राजेश जी। शब्द रंग के साथियों, ये हमारे राजीव जी बहुआयामी प्रतिभा के धनी हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और बड़े लेवल के पॉलिटिशियन हैं, बड़ी पार्टी से जुड़े हुए हैं। लेकिन ये सब बातें बाद में, अगले एपिसोड में आपसे कभी बताऊंगा इनका पॉलिटिकल चेहरा क्या है, पॉलिटिकल आयाम क्या है, पॉलिटिकल विज़न क्या है और देश के लिए, समाज के लिए सोच क्या है। आज मैं उस राजीव चौधरी से मिलने आया हूँ जो राजीव चौधरी 7 बार के एशियन चैम्पियन हैं, 2 वर्ल्ड के चैम्पियन। तो उस सेंस में मैं कह रहा हूँ कि जिन्होंने 7 मेडल जीते हैं, 7 अलग अलग बार में। सिंगापुर में भी जीता है, जापान में भी जीता है और 2 बार के वर्ल्ड चैम्पियनशिप में मेडल विनर है। इसके अलावा नेशनल मेडल विनर है। गेम बता दूं, देखिए इनको आप ध्यान से, खुद अंदाज़ा लगाइए कौन सा गेम हो सकता है। थोड़ा थोड़ा ठीक पहचान रहे हैं आप लोग। तो शक्ल से, बॉडी से पहलवान नज़र आते हैं, लेकिन ये मार पिटाई, कुश्ती वुश्ती में विश्वास नहीं रखते। ये बल प्रदर्शन में विश्वास रखते हैं। हनुमान जी की तरह गदाधारी हैं वो, तो ये जो है वेटधारी हैं, वेट लिफ्टिंग के गेम में हैं, पावर लिफ्टिंग के गेम में हैं, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग के गेम में है। ये अलग अलग गेम है, वेट लिफ्टिंग से ही संबंधित। राजीव जी ज़्यादा जानते हैं तो हम लोग उन्हीं से पूछें। तो सबसे पहले राजीव जी बताइए, ये वेट लिफ्टिंग है क्या? इसमें तमाम नाम जो है तो अलग अलग उनको परिभाषित करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद आपने भाई साहब, जिस तरह से राजेश जी इस चीज़ को परिभाषित किया और इस इंटरव्यू की जो शुरुआत की है, और इसकी परिभाषा मैं वेट लिफ्टिंग की यही देना चाहूँगा कि आपको, हम जब भी किताब में पढ़ते थे, स्कूलिंग स्टार्ट की है, तो हमने हमेशा सुनते आए हैं और पढ़ा है कि राम भगवान का रामायण काल में जी उनके पास क्या अस्त्र था। जी, सभी को पता है कि उनके पास धनुष बाण होता था। जी, तो वो नेचुरल क्या है कि नेचुरल हम शुरुआती दौर से ही खेल की तरफ रहे हैं। हमारी संस्कृति रही है, हमारा, मैं कहूँगा कि पूरी दुनिया में इसीलिए खेल आज भी निरंतर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि जब से आदमी, मनुष्य, इंसान की उत्पत्ति हुई है, बिना खेल के वो कुछ नहीं कर पाया। वो चाहे दौड़ना हुआ, शिकार करना हुआ, शिकार किस तरह से करा जाएगा, क्या उसे फोकस रख के उसे मारा जाएगा, तो वो खेल का ही रूप रहा। कैसे उसने दौड़ में उसे पछाड़ना है, वो भी एक खेल था। तो वो होते होते, और गेम का मैं आपको बताऊं तो आज सभी को पता है पूरे वर्ल्ड में ओलंपिक गेम होते हैं। जी, तो ओलंपिक का मतलब होता है कि पूरी दुनिया के खिलाड़ियों का समावेश। जी, एक जगह इकट्ठा होते हैं। हाँ, पूरे खिलाड़ी जब एक जगह इकट्ठा होते हैं और उसमें सर्वप्रथम किसी की चीज़ की याद आती है तो वो आता है मैराथन का नाम। जी, तो मैराथन 42 किलोमीटर की होती है। जी, और इसका मैं बता दूं, ज़्यादातर बच्चों ने और हमारे जो भी क्लासमेट रहे, हमारे संगी साथी रहे, या आप लोग सब ने पढ़ा है कि स्पार्टा की एक लड़ाई थी, उसमें उन्होंने एक अपने आर्मी, घोड़ा था जो, हाँ, आर्मी मैन को भेजा था कि हमारे राज्य में युद्ध हमला होने वाला है। तो उसने 42 किलोमीटर की यात्रा करके वो संदेश पहुंचाया था। तो उसके नाम पर ओलंपिक में मैराथन स्टार्ट की गई, और उसी के नाम से मैं मानता हूं कि ओलंपिक गेम हुए और स्पोर्ट स्टार्ट हुआ दुनिया में। चाहे वो
किसी भी देश में रहा तो किसी ना किसी गेम में हर देश पारंगत है। एक गेम उस हर देश का एक पक्का एक गेम होता है जिसमें वो सबसे आगे रहता है। तो चाहे वो महाभारत काल रहा हो, भीम के पास गदा थी और श्री कृष्ण के पास चक्र था। आज भी हमारे यहाँ एथलेटिक में चक्का फेंका जाता है, भाला फेंका जाता है, गोला फेंका जाता है। तो ये सब जो है उसी की याद दिलाते हैं कि हम जो इंसान हैं वो नेचुरल खिलाड़ी हैं। और एक चीज़ और है, कितने ही बड़े पद पे कोई अमेरिका का राष्ट्रपति हो या हमारे प्रधानमंत्री जी हों, ये ज़रूर बोलते हैं कि मैं भी स्पोर्ट्स करता था और मैं भी खेलों में रुचि रखता था बचपन से और मैं भी खेल खेलना चाहता। नहीं, खेल तो देखिए एक ह्यूमन बीइंग का एक पार्ट है। जी जी। जीवन जीने की एक पद्धति है। जिस तरह से जो है कोई बच्चा होता है जी। तो सबसे पहले क्या काम करता है, जब माँ के गोद से उतरता है तो खेलता है। जी जी। खेलने के बाद फिर थक जाता है, फिर माँ की गोद में जाता है। जी। अब आपने बहुत वैदिक काल से तो नहीं, लेकिन आपने वो यूनान से खेलों का जिक्र किया। स्पार्टा में जो है, जो आपने शहर का नाम लिया, तो वहाँ हम लोगों ने बचपन में पढ़ा था कि लकड़ी का घोड़ा था और उसको अंदर जो है किले के अंदर ले गए। फिर रात में सैनिक निकले, उन्होंने किया। लाइना नाम की एक लड़की भी थी, बहादुर लड़की। तो और महाभारत में जब कालिया नाग नथैया किया भगवान कृष्ण ने, तो वहाँ पे भी जो है वो कंदुक क्रीड़ा कर रहे थे। कंदुक क्रीड़ा क्या होता है, एक गेंद के साथ वो खेल रहे थे। तो आप सोचिए कि कृष्ण काल में भी गेंद का आविष्कार हो चुका था और खेला जा रहा था। धनुष तीर में भगवान राम से बड़ा कोई धनुर्धारी नहीं हुआ। बाद में परंपराएं ही रही। आज आर्चरी जो है सेम खेल है। युधिष्ठिर भाला फेंकने के माहिर थे, आज भाला फेंका जा रहा है। कुल मिला के गेम इंटीग्रल पार्ट है लाइफ का। लेकिन गेम के साथ एक समस्या बहुत बड़ी हो गई है कि रोटी मिले तो आप खेल सकते हैं, लेकिन खेल से रोटी मिलना इतना मुश्किल क्यों है? खेल से रोटी मिलना आज की तारीख में तो मैं कहूँगा कि मुश्किल नहीं है। और इसके ऊपर मैं अपना एक एक्सपीरियंस आपको जाहिर करना चाहूँगा जब मौका है। तो हम आज जहाँ काशीपुर नगरी में बैठे हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा राजेश जी कि यहाँ पर जो है गोबीसाण किला है, प्राचीन किला है, जो हमारे ह्वेन सांग चीनी यात्री थे, उन्होंने भी यहाँ पर इसका वर्णन अपनी यात्रा के वर्णनांत में किया है। और ये जो किला है ये द्रोणाचार्य के नाम से प्रसिद्ध है, जिसे द्रोण सागर भी कहा जाता है। तो यहाँ पर उन्होंने अपने शिष्यों को, कौरवों पांडवों को अपने बहुत शिक्षा दी। तो आप खुद मानिए कि ये प्राचीन नगरी रही है। काशी की तरह काशीपुर भी जी प्राचीन नगरी है। और ये कुमाऊँ का, जैसे दो रीजन है हमारे उत्तराखंड के, तो कुमाऊँ का इसे प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। जी जी। यूपी के बॉर्डर पे है। हाँ भाई साहब, आप सभी लोगों को मैं बता दूं जिनको नहीं पता है, जैसा कि राजीव जी ने बताया, काशीपुर उत्तराखंड का प्रवेश द्वार है। और ख़ास तौर से अगर हम लोग कहें तो कुमायूं मंडल का प्रवेश द्वार है। लेकिन काशी की महिमा के आगे काशीपुर कुछ दब सा गया है। तो जिन लोगों को नहीं पता है, मैं उनको बताना चाहूँगा कि ये मुरादाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। और मुरादाबाद तक तो आपको पता ही है। बरेली से अगर आप आएँ, उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, और अगर आप बरेली से होते हुए आए तो किच्छा रुद्रपुर होते हुए काशीपुर आया जा सकता है। नियरेस्ट हवाई अड्डा इसका हल्द्वानी में ही है। हल्द्वानी यहाँ से 70 किलोमीटर है। और नैनीताल काशीपुर से वो भी 70 किलोमीटर है। जिम कार्बेट हमारे यहाँ से बहुत नज़दीक है, वो करीब 30 किलोमीटर के आसपास आप जिम कार्बेट पे हो जाएंगे, प्रवेश हो जाएगा आपका। बड़ी रमणीक सी जगह है, बहुत अच्छे लोग हैं। ये एक ढंग से उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीच होते हुए एक छोटा सा पंजाब है।
यहाँ पे कल्चर, जो पंजाब की मिट्टी की खुशबू है, जो पगधारी सरदार दिखते हैं लंबे लंबे चौड़े चौड़े, तो मज़ा आता है यहाँ पे काशीपुर। आप लोग आइए और द्रोणा सागर तीर्थ का दर्शन करिए और मिलिए, और राजीव जी का नंबर भी मैं डिस्प्ले कराने की कोशिश करूँगा, और नहीं तो आप शब्दरंग को संपर्क करिए और राजीव जी के माध्यम से आप आइए, भ्रमण करिए, काशीपुर घूमिए, प्रवेश द्वार में आपका स्वागत होगा। तो राजीव भाई, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मैंने एक सवाल उठाया था कि खिलाड़ी हैं, खेलते हैं, लेकिन एज ए कैरियर क्या कारण है कि माँ बाप बच्चों को डरते हैं थोड़ा कि एज ए प्लेयर उनका गेम कोई भी होता हो? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है जी। जो हमने भी उसका बहुत मतलब लड़ाई लड़ी है, अच्छा। और क्या कहते हैं, बहुत झेला है उस सवाल को। और आज भी मुझे ऐसा लगता है, मतलब एज ए कोच भी रहा हूँ मैं वेट लिफ्टिंग का, तो एज ए कोच भी लगता है कि बहुत सारे हमारी जनता को और उन बच्चों के गार्जियन को और यहाँ तक कि स्कूलिंग संस्थानों को भी नहीं पता है कि उसका रूट क्या है, असली रूट क्या है। जी जी खेलों में जब हमें रूट का नहीं पता होगा तो हम हवा में तो कोई बात नहीं कर सकते। जी। तो हवा में नहीं कर सकते, तो इसीलिए डर रहता है माँ बाप को कि मेरे बच्चे का कैरियर कैसे बनेगा इस गेम में। तो मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा कि मेरा जो गेम स्टार्ट हुआ, ना तो मेरा परिवार जी स्पोर्ट्स लाइन में था, ना ऐसा कोई परिवेश था, ना कोई क्लाइमेट था, ऐसा कोई वातावरण ही नहीं था काशीपुर में एक दो को छोड़ के कि कोई खेलों की तरफ आकर्षित होता हो, या कोई खेलों में सिर्फ एक या दो पर्सनैलिटी को छोड़ दिया जाए काशीपुर से। हमसे पहले एक जगजीत सिंह, स्वर्गीय श्री जगजीत सिंह, जो कभी सेंट्रल रेलवे में कार्यरत थे, आज नहीं है, भगवान की मर्जी से धरा पे। क्या खेला उन्होंने? वेट लिफ्टर थे। अच्छा। और वो सर्वप्रथम इंडिया में 200 क्लीन एंड जर्क करने वाले वेट लिफ्टर थे, वो भी इस काशीपुर से हुए, आम परिवार से थे। और फिर हुए हमारे पूजनीय गुरु जी श्री केसी सिंह बाबा जी, कुमाऊं नरेश भी हैं, अभी भी बहुत ज़्यादा खिलाड़ियों को प्यार देते हैं, मोटिवेट करते हैं जी। तो ये दो रहे। फिर हमने आगे चल के हमारे गुरु जी रहे, जो हमें वेट लिफ्टिंग जिन्होंने स्टार्ट किया है, श्री सुधीर कुमार शर्मा जी। उन्होंने, अगर वो कहीं होंगे तो मैं आज भी मुझे देखें तो मैं उनका बड़ा प्रिय रहा हूँ। मैंने बहुत कोशिश करके उनकी नज़रों में चढ़ा, क्योंकि आप गुरु का आपने देखा होगा, मैं अभी पुरानी काल बहुत बोल रहा था कि अर्जुन क्यों प्यारा था, भाई सभी उसके शिष्य थे द्रोणाचार्य जी के। तो अर्थ क्या है ना कि शिष्य को चाहिए कि वो अपने गुरु जी से क्या ले सकता है। गुरु के लिए सब बराबर है, शिष्य को चाहिए होता कि वो, गुरु सब देना चाहता है, लेकिन लेने वाले के अंदर क्षमता होनी चाहिए कि वो गुरु से क्या ले सकता है। तो जो ले सकता है तो गुरु से सब कुछ अपना दे सकता है। तो ये चीज़ें रही हैं। और गेम का मैं आपको बताऊं, जब हमने शुरुआत की तो किस्मत से इस काशीपुर स्टेडियम के पास हमारे स्वर्गीय श्री दादा श्री जिराज सिंह जी ने खेत थे हमारे जी। और हमें बचपन से अंदर घर थे, मोहल्ले से हमें लेकर आते थे, छोटे थे जब 5, 6, 7 साल के। तो यहाँ तो देखते थे कि स्टेडियम में कुछ गतिविधि होती थी। तो अचानक ही एक दिन देख लिया, जब लगभग उम्र रही होगी 8 साल, क्योंकि किसान फैमिली से रहे, आम साधारण परिवार था। पिताजी घर हमारे 5 भाई थे और सब कृषक थे। ये जरूर था कि भगवान की और उनकी देन से हम सब जने, जो हमारा परिवार है, वो सब मजबूत कद काठी के हैं। लेकिन शुरुआत क्या होती है, जब मन में बीज, कोई सा भी पेड़ तभी बड़ा होता है जब उसका बीज जैसा होगा, उसका अंदर मन कैसा है, उतना ही बड़ा पेड़ बन जाएगा। तो वो जो बीज पड़ा, वो पड़ा 7 या 8 साल की उम्र में। एक हमने जगजीत सिंह को दौड़ते हुए, एक हरजिंदर भाई साहब होते थे, और वेट लिफ्टरों को दौड़ते हुए मैंने देख लिया और फिर जिद करने लग गया तभी से कि मुझे दिखाओ। तो दिखाओ तो मेरे बड़े भाई साहब हैं, उन्होंने मुझे एक बार क्या हुआ, यहाँ गेम चल रहे थे तो उन्होंने मुझे दीवार पे बैठा के वो दिखाया।
तो तब से मैं आकर्षित हो गया कि मुझे भी ऐसे ही बनना, बचपन से ही हो गया था। अच्छा, तगड़ा तो- बनना इस तरह से। तो एक बात आप बताइए, ये जो दर्शकों आपने देखा ही होगा कितना सुदर्शन व्यक्तित्व के मालिक हैं हमारे राजीव जी, तो ये गेम के कारण, वेट लिफ्टिंग के कारण आपको सुदर्शन व्यक्तित्व के हैं या आप ऐसे थे शुरुआत से ही? मैं बताऊं ना, जी मुझे लगभग 30 साल गेम करते हुए हो गए, वेट लिफ्टिंग। जी कभी सोचा ही नहीं कि और चीज़ क्या करनी। आज भी आत्मा जो है ना स्पोर्ट्स में बची। कुछ भी होता ना, लास्ट में घूम फिर के वेट वही आया था कि वेट लिफ्टिंग, स्पोर्ट्स, कहीं भी जाता हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जी। जाऊँ तो वहाँ किसी गांव में भी अगर मैं जाता हूँ तो बच्चों को देख लेता हूँ ना, तो सबसे पहले मुंह से शब्द निकलता है कि आप ऐसा करो। गेम की लाइन उन्हें बताने लगता हूँ, क्योंकि हमें बहुत कमी रही अपने बचपन में, कोई बताने वाला नहीं था। अपना पूरा आसपास का ऐसा माहौल नहीं था कि कोई स्पोर्ट्स माहौल का हो। नहीं, अगर मान लीजिए कि हम लोग मोटिवेट करें जी किसी बच्चे को कि वो गेम खेले और ख़ास तौर से वेट लिफ्टिंग में आए, तो एक साधारण बच्चा भी वेट लिफ्टर बन सकता है कि उसके लिए कुछ भगवान का दिया हुआ गिफ्ट होना चाहिए, उसकी बॉडी होनी चाहिए, उसका शरीर होना चाहिए, या कोई भी मन में ठान ले और बन सकता है? हाँ, ये सबसे बड़ी बात बोली। अगर मन में ठाना हुआ डिसिप्लिन है, जी डिसिप्लिन उसका फर्स्ट प्रायोरिटी पे है। मन में कोई भी ठान लेता है, लेकिन दोनों से पहले ये डिसिप्लिन आ जाएगा। अगर वो डिसिप्लिन में अगर कर रहा है तो मैं यकीन बता रहा हूँ आपके, अगर उसके मन में है ठाना हुआ, यानी कि ठानने का मतलब है बीज डला हुआ है। जी बीज को वो बड़ा करने का मतलब क्या है कि वो खरपतवार, जो हम एक पेड़ जो खेती में उगाते हैं, उसे उसके आसपास से भी खरपतवार को हटा देते हैं कि जिससे पेड़ ना दब जाए। अगर उसकी उन खरपतवारों को, उसके बढ़ते हुए बच्चे को, अगर किसी भी गुरुजन ने, गार्जियन ने वो दूर कर लिया और उस बच्चे ने भी अपना पे दूर कर लिया, तो वो यकीन मानना, वो हल्का छोटा सा भी दिखने वाला बच्चा भी, जी मैं स्पोर्ट्स की बात बता रहा हूँ, सचिन तेंदुलकर है, नईम सुलेमानो वेट लिफ्टर है, मीराबाई चानू 84 सी लड़की रही है हमारी ओलंपियन, कर्णम मल्लेश्वरी हो, बहुत सारे 5-5 फीट के लड़के आज बड़े बड़े बलशाली लड़कों को हरा देते हैं। वो सिर्फ एक क्या होता है ना कि वो खरपतवार से दूर रहता है, तो वो अपना पे, वो अंदर से, कोई भी इंसान क्या होता है, अंदर से विशालकाय होता है। जी बॉडी से विशालकाय होने एक अलग बात है, लेकिन वो अंदर से विशालकाय जो होता है वही फतेह हासिल करता है, वही विक्ट्री स्टैंड पर जाएगा, जो अपनी हर चीज़ को, गुरुजन की डांट को झेल लेगा, घर वालों के डांट को झेल लेगा और उसे अपने फोकस से भटकेगा नहीं, वो विक्ट्री स्टैंड पर जाएगा ही जाएगा। तो उसे सफलता जरूर मिलेगी। इसमें मजबूर किया हमारे राजीव जी ने कि मैं अपना एक दोहा सुना दूं, जो चाहो बन जाओगे। शायद यही बात ये कह रहे थे, मैं उसको संक्षेप कर देता हूँ। जो चाहो बन जाओगे, रख मन में विश्वास, तेरी ऊंची सोच से नीचा है आकाश, बहुत तेरी बढ़िया, ये ऊंची सोच से जी जी नीचा है आकाश। तो बच्चों जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ख़ास तौर से ये कार्यक्रम आपके लिए है। आप लोग ये कार्यक्रम अगर देख रहे हैं तो वेट लिफ्टिंग एक खेल है, उसी तरह से आप किसी भी खेल, जिस खेल से आपको प्रेम हो, अगर आपको किसी पर्टिकुलर विशेष खेल में प्रेम नहीं है तो आप कुछ भी खेलना शुरू करिए, और जिस गेम से आपको प्रेम होगा वो गेम आपको खींच लेगा अपनी ओर। दूसरी बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात मुझको समझ में आई, कि अगर आप बचपन से किसी गेम में लगते हैं, सपोज़ कीजिए कि वेट लिफ्टिंग इज ये पावर गेम, इसके अंदर बलशाली शरीर की बहुत आवश्यकता होगी, लेकिन अगर आपको लगता है, और छोटा बच्चा दुबला पतला ही होगा, छोटा बच्चा तो बहुत बलशाली कभी नहीं होगा, 6 साल का बच्चा, 7 साल का बच्चा अगर गेम शुरू करता है तो वो कोई भी गेम का चुनाव करे, और मैं कहता हूँ कि उसने रेसलिंग को ले लिया, वेट लिफ्टिंग को ले लिया, जहाँ पे पावर फैक्टर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, तो राजीव जी से मैं पूछूंगा, क्या वो बच्चा उस गेम को खेलता हुआ उसने शरीर को भी उस गेम के अनुसार बना सकता है, या कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया।
ये मैं बताना चाहूँगा, जो हमने अभी पूर्व में भी बात की और आपने मुझसे जो क्वेश्चन किया, हमारी एक होती है माइंड मसल्स। जी तो हमारी जो मेमोरी में मसल्स बनती है और हम अगर उसके प्रति कार्य करते हैं जी। तो हमारी वैसी ही मसल्स ग्रो कर जाएगी। ओके। और अगर हम दौड़ना चाहेंगे तो दौड़ेंगे। आपने जी। देखा होगा कि मैं नॉन स्पोर्ट्स पर्सन की बात कर सकता हूँ। जी अचानक आपने देखा होगा कि जंगल में कोई, आप ये बोल दीजिए दौड़ने वाला नबी ना हो जाता, हाँ हाँ आप जंगल में उसे छोड़ दिए, बोले कि शेर आ गया, जी तो मैं मानता हूँ कि वो लगभग ना ये सोचेगा कि मैं इससे पार पा जी। जाऊँ, उसे हरा लूँ, तो उसकी एक्चुअली तौर पे ना स्पीड बढ़ जाएगी। हाँ तो वो जब स्पीड बढ़ जाएगी नेचुरल, वो दौड़ जाएगा। तो वो क्या है ना कि अंदर सबके है, लेकिन वो क्या है ना, हम उधर को रास्ता नहीं चुनते हैं। जी, जिस दिन हमारा रास्ता उसको हम चुन लेते हैं कि हमने इस रास्ते पर पूरे बल के साथ दौड़ना है, तन के साथ, मन के साथ, प्रेम, पूरा प्रेम जिसे कहते हैं ना, प्रेमी की तरह दौड़ना है, जी। तो वो काम उसे जरूर उस चीज को पाके छोड़ेगा। अगर हमारा लक्ष्य ऊंचा है और हमारा त्याग भी उतना ही ऊंचा है तो हम जरूर लक्ष्य तक पहुंचेंगे। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही महेश्वरी, आपको इसीलिए रोक रहा हूँ कि आपकी बात को मैं दोहरा दूँ ताकि दर्शकों के मन में बैठ जाए। तन मन धन। चलिए, धन तो जितना हो सकेगा उतना आपको आपका परिवार आपके ऊपर लगाएगा, वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं रहेगा। लेकिन तन और मन के अलावा जो दो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट बोली कि प्रेम, श्रद्धा और विश्वास, जी जी। तो तन मन से ही काम नहीं चलेगा। आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए, एक बढ़ने की तमन्ना होना चाहिए, एक सोच होना चाहिए। और अगर ये आपकी सोच आपके साथ जुड़ती है तो इन्वायरमेंट में फ़र्क पड़ता है। आपके इर्द गिर्द का पूरा वातावरण चेंज हो जाएगा और पूरी कायनात आपकी हेल्प करने के लिए आ जाता है। ये सिर्फ गेम में नहीं, हर जगह लागू होता है। आप सोच लीजिए मुझको IITN बनना है, आप ज़रूर बनेंगे। आप सोच लीजिए कि मुझको रेस्टल बनना है, आप ज़रूर बनेंगे। आप सोच लीजिए, जो आप सोचते हैं वही आप बनते हैं। एक फिर मेरे को याद आता है कि शेर एक को मौत है, दूजा कहे शिकार, और जिसकी जैसी सोच है उसमें उस वैसी धार। तो शेर को आप शिकार मान लीजिए या शेर के खुद को शिकार मान लीजिए, ये डिपेंड करता है आपकी सोच के ऊपर। तो राजीव जी, ये तो बड़ी इमोशनल सी चीज़ें हो गई। तन मन धन लगाइए, धैर्य लगाइए, प्रेम लगाइए, जुनून लगाइए। लेकिन एक प्रैक्टिकल प्लेटफॉर्म पे, जैसे ये मैं देख रहा हूँ, अगर हमारे कैमरामैन इसको क्लोज करके दिखाएं, ये एक ढंग से ट्रेनिंग स्कूल है। यहाँ पे हम लोग निशानाबाजी सीखते हैं और ओन करते हैं। इनका गेम नहीं है निशानाबाजी, लेकिन ये निशानेबाजी को भी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट करके इन्होंने बनाया है। यहाँ पे एक चीज़ बताइए कि इस तरह की सुविधाएं, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, चाहे निशानेबाजी की हो, चाहे आर्चरी की हो जाए, चाहे इवन क्रिकेट जो कि बहुत पॉपुलर है, हॉकी, तो क्या आपको लगता है कि शहर में इस तरह की कोचिंग की व्यवस्था या इस तरह के गेम्स के सेटअप बने हुए हैं? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। मैं आपको बताऊं, हमारा मेरा आंसर थोड़ा सा रह गया था जो आपने सवाल पूछा जी। कैरियर के बारे में ना, कि हम गार्जियन को क्या उसे सलाह दे सकते हैं जी। पहले क्या कमी थी, अब क्या चीज़ें हैं। हमारा जब तक स्कूलिंग, जी, हमारा बेस, हम बेस में स्कूलिंग में हम खेल को लेकर सम्मिलित नहीं करेंगे, तब तक ना तो माँ बाप को समझ में आएगा जी, और ना बच्चे को समझ में आएगा। क्योंकि हम जब भी बड़े हो रहे थे तो हमें सिर्फ ये दिखता था कि हमें नंबर अच्छे लाने हैं, क्लास पास करनी है। हमें कभी नहीं बताया गया कि आपको खेल भी खेलना है या
किसी विक्ट्री स्टैंड पर चढ़ना है या इसमें कैरियर आपका बन जाएगा, ये बिल्कुल भी नहीं पता था। जी और आज ये जरूर पता है सभी स्कूलों में जी धीरे धीरे, क्योंकि समय बदला है, आज सब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, पूरा वर्ल्ड एक दूसरे को जानता है, छोटे शहर गांवों में कोई अंतर नहीं रहा है, सब जो बड़े शहर को पता है वो छोटे शहर को भी, गांव को भी पता है। तो ये क्या है ना, धीरे धीरे इसका रूप विकराल हो रहा है, जानकारी एक दूसरे तक पहुंच रही है, तो और सरकार भी उसमें सम्मिलित अपना पूरा योगदान दे रही है, ऐसा नहीं है। और पहले भी सरकारें जो रही, इंडियन गवर्नमेंट रही पहले भी जो रही और अभी भी, वो पहले भी इतना ही ध्यान दे रही थी, आज भी ध्यान दिया जा रहा है, क्योंकि ये क्या है ना, पब्लिक फेवर के काम है। तो इसमें मैं बताऊं कि अब सबको जानकारी होते हुए ये बताना चाहूँगा मैं आपको कि अब गार्जियंस को डरने की ज़रूरत नहीं है। जो पहले हमारे गार्जियंस डरते थे कि हमारा बच्चा अपने परिवार को और अपने पेट का पालन पोषण कैसे करेगा, जी तो उनका सबसे बड़ा डर वो नेचुरल स्थिति थी उनकी सामने, क्योंकि इतना तो उदारीकरण नहीं था, पूंजीवादी इतना समाज नहीं था, तो पूंजी से लोग घबराते थे कि कैसे कमाई जाएगी, तो वो सोचते थे कि कोई भी पढ़ लिख के नौकरी कर लेगा। और हमारे काल में क्या हुआ कि इंजीनियर डॉक्टर हर कोई उसे बनाना चाहता था, वो भले चाहे आर्ट भी पढ़ने लायक ना हो, जी उसे ये जरूर होता था कि नहीं, आर्ट को डिग्रेड मत करिए, थोड़ा सा मैं टोकूंगा। मैं कह रहा हूँ कितने IAS PCS से सब आर्ट साइड है भाइयों मित्रों, हाँ, नहीं ध्यान रखिएगा, आप वही पढ़ें जो हम बता रहे हैं। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा, मैं खुद चाहता था कि आर्ट लूँ मैं। जी जब 8वीं हमने पास की तो सभी को लगा, हमारे आसपास के दोस्तों ने सबने साइंस ले ली। हाँ। कुछ दोस्त मेरे 10th में टॉपर बने, कुछ IITN हो गए, कुछ साइंटिस्ट भी बन गए। लेकिन मुझे ये बात जरूर है कि मुझे भी स्टार्ट से पता था कि मैं साइंस नहीं पढ़ सकता, लेकिन मजबूरी बस पड़ी, ब्रेक लग गया। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो समाज ऐसा करवा रहा था, समय सारणी ऐसी चल रही थी कि हर कोई डॉक्टर और इंजीनियर के रूप में अपने बच्चे को देखता था। तो लेकिन आज थोड़ा सा बदला, इसका माध्यम फिल्में भी हो सकती हैं जी, फिल्मों ने भी बदला है, और मैं जैसा बता रहा हूँ कि जानकारी जो एक दूसरे तक पहुँची है इसने भी बदला है, और समाज में आज कहीं ना कहीं पैसे का भी अभाव कम है। तो ये चीज़ें ना बदलने के रूप सब ये कारक हैं। देखिए जो सबसे मेन चीज़ है कि जो 90 की दशक में के आसपास जो है उदारीकरण शुरू हुआ जी, था जी, नरसिम्हा राव के ज़माने से, तो उससे उत्तरोत्तर हमारा देश रिच हुआ है। जी जी हम लोग को अपना बचपन याद है, बचपन में खेल के नाम पे आप गुल्ली डंडा खेल लीजिए, या हम लोग के पूरे जीवन में बचपन से लेके अब तक जो है जो मेरा अनुभव है गेम के प्रति मैं बता रहा हूँ, कभी भी एक फुल बैट नहीं मिला। सस्ता वाला बैट खरीदा जाता था जो 2-3 दिन के अंदर टूट जाता था, और वो टूटे बैट से खेल के हम लोग का बचपन बीता है। लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि घर में 4-4, 5-5 बैट है, बच्चे को नहीं पसंद आया कि ये बैट अच्छा नहीं है, डैडी दूसरा दिलाइए, दूसरा आता है। कंट्री ने ग्रो किया है, परिवारों ने ग्रो किया है, तो उसका फ़ायदा जो है गेम की भी इंडस्ट्री को मिला है, बिजनेस समाज को भी मिला है, बिजनेस फैमिलीज़ हैं। अगर कोई एक बच्चा गेम खेलना चाहे तो कोई रिस्क नहीं परिवार मानता है, ठीक है बिजनेस है, कर ले अपने मन की, जी 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 ले अपनी ज़िंदगी, और फिर उसके बाद तो हम लोग हैं, ये बैकिंग है। तो जिन परिवारों के साथ ख़ास तौर से बैकिंग है, मेरी अपील है कि अपने बच्चों को, बच्चियों को आप किसी न किसी गेम के प्रति जो है आकर्षित करें और उसको खिलवाएं। गेम सिर्फ खेल नहीं है, ये व्यक्तित्व के विकास का बहुत बड़ा कारण है। किसी भी खेल को आप खेलिए, आप एक आम आदमी से आप बेहतर आदमी बनेंगे, खास आदमी आप बन जाएंगे। ये बड़ी खास बात है। और काशीपुर जैसे शहर में जिस तरह का ये स्टूडियो लगाया हुआ है, जिस तरह का सेटअप बनाया हुआ है निशानेबाजी के लिए, मैं पता करूंगा और आप लोग भी साथियों पता करो और कमेंट बॉक्स में लिखो कि इतना सुंदर प्रैक्टिस के लिए आपके शहर में कहीं है कि नहीं है। अगर कहीं है तो उनको भी धन्यवाद दीजिए हम लोग की ओर से, और हम लोग स्वयं धन्यवाद देंगे उनको। राजीव जी, कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ, पूछिए। एक तो आपने जो आपकी अचीवमेंट रही, मैं दोबारा एक बार रिपीट कर दूं,
7 बार आप एशियन मेडलिस्ट रहे हैं, पावर लिफ्टिंग में, वेट लिफ्टिंग में, और यहाँ पे आपने वर्ल्ड में भी जो है नाम रोशन किया अपने देश का। वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी आप 2 बार मेडल लेके आए और नेशनल लेवल पे आप कई बार लेके आए। तो ये सारी अचीवमेंट के कारण ही आपको लगा कि जो आपने अचीव किया उसको हम दूसरों में बांटें, तो आप गेम के प्रति आज भी उतने ही सक्रिय हैं जितना जब आप खेलते थे तब थे, या कुछ जो है अलग से कुछ मोटिवेशन है? मैंने आपको बताया था ना जी। कि मेरे मतलब दिल में बसता है स्पोर्ट्स। मैं जी। कुछ भी मतलब सेकंड पे रखता हूँ, स्पोर्ट्स को फर्स्ट पे रखता हूँ। तो ये चीज़ें जो आपने अचीवमेंट बताए हैं उसका पार्ट है मेरे स्पोर्ट्स लाइफ का। जी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं 95 में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की जी। थी। वो भी झिझकते गए, संकोची मन से कि पता नहीं कौन क्या कहेगा, घर वाले क्या बोलेंगे। हाँ। तो स्पोर्ट्स में गए तो पता नहीं था कि जॉब भी लगेगी या नहीं मन में, लेकिन ये सोच कर गया था कि मैंने ओलंपियन बनना है। वो मैं बचपन से देखता था, गेम स्पोर्ट्स देखता था टीवी पे। और आपको भी पता है कि वो एक टाइम ऐसा था कि क्रिकेट तो सभी जने देखते थे और खेलते थे, लेकिन मेरा जो मन का एक भाग था वो कौन था, वो ये था कि वेट लिफ्टर बनना। तो वेट लिफ्टिंग को स्टार्ट करा मैंने 95 में। मेरे कोच रहे श्री सुधीर कुमार शर्मा जी। और मैं सबसे कम उम्र में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी होती है, हाँ, और उसकी इंटर यूनिवर्सिटी, हाँ ऑल इंटर यूनिवर्सिटी होती है, उसकी सिल्वर जुबली मनानी थी नैनीताल में। 25 साल जिसे कहते हैं। तो मेरे मन में हो गया कि मैंने जो है उसमें पार्टिसिपेट करना और मेडल भी लेकर आना है, क्योंकि स्टेज पर ट्रॉफी दी जाती थी। तो जो मेडलिस्ट होता था नेशनल उसे दी जाती थी ट्रॉफी जी। और भाई युवा थे तो सोचते भी थे कि सबसे अलग दिखाई दें, क्योंकि आप कैसे भी हो, लेकिन अगर आप कुछ अचीव नहीं कर रहे हो तो आप अलग नहीं दिखाई दोगे आप। तो वो करने के लिए बहुत मेहनत करी। और मुझे ध्यान है कि मैं 98 में फरवरी में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हुआ। और मुझे मेरी यहाँ पे एक मैगजीन छपती है, तो उसमें यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली की सब डाटा उसमें दिया गया और उसमें फ़ोटो छपा, बड़ा अच्छा लगा। और ट्रॉफ़ी प्रदान की गई नैनीताल में। तो उससे आगे फिर प्रेरणा लेकर फिर हर बार सोचा कि मैं चैम्पियन बनूंगा। हाँ, मैं आपको एक चीज़ और जताना चाहूँगा कि चैम्पियन बनूंगा एक अलग बात है, लेकिन आप कभी कभी ना जब खिलाड़ी होते हैं ना, तो बहुत सारे जो मैं आज अभी माँ बाप को, सभी को, कोच को भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई करना चाह रहा है ना, वाकई में उसे एक काम करने दो। आप उसे एक काम करने दोगे ना तो वो आपकी भी तरक्की करा देगा, आपका नाम रोशन करा देगा, अपना तो करेगा ही करेगा। हाँ, पेशेंस रखना पड़ेगा जी। तो पेशेंस रखते हुए सभी माँ बाप को आगे चलना चाहिए। तो मैंने सोचा कि अगली बार चैंपियन बनूंगा 99 में जी। लेकिन कुछ कारण होते थे कि जैसे आप मान सकते हैं कि एक्सपीरियंस ना होने के कारण, तो अगला नेशनल हुआ तो मैं उसमें पास आउट हो गया। पास आउट इसलिए हुआ, पास आउट का मतलब है कि आपकी तीनों लिफ्टिंग, जैसे हमारा वेट लिफ्टिंग में स्नैच होता है और एक होता है क्लीन एंड जर्क। तो स्नैच में तो मैं नंबर पे चल रहा था, लेकिन क्लीन एंड जर्क में पास आउट हो गया जी। क्यों हुआ? इसका कारण एक ही था, लापरवाही, थोड़ी अज्ञानता, डिसिप्लिन में कमी। मैं सही बता रहा हूँ, कितना ही तगड़ा खिलाड़ी भी है ना, अगर वो डिसिप्लिन में नहीं रहेगा, अपने आप को रोकेगा नहीं, समझदारी उसके अंदर कम होगी, तो वो कहीं ना कहीं चैंपियन नहीं, वो जो ब्रॉन्ज मेडल होगा वो भी छटक जाएगा उसके। इसका सीधा उदाहरण आप आज की तारीख में देखिए, सचिन तेंदुलकर से ऊपर विनोद कांबली को क्रिकेट में आप सभी जने, पूरा इंडिया समझता है कि क्रिकेट को तो सब जानते हैं, तो विनोद कांबली उससे ऊपर माना जाता था। लेकिन विनोद कांबली ने अपना कैरियर तो उसका डाउन हो गया। तो मैं ये भी चेताना चाहूँगा कि माँ बाप ये ना सोच लें कि मेरा बच्चा जिम जा रहा है, शूटिंग एकेडमी जा रहा है, जैसे हमारा क्रिकेट एकेडमी भी चलता है, आज वेट लिफ्टिंग एकेडमी भी चला रहे हैं, दूसरे गेमों पर भी और ध्यान है, फोकस है। तो ये ना सोच लें कि मैंने एकेडमी में भर्ती करा दिया है, स्टेडियम मैंने, मेरा बच्चा स्टेडियम गया, अब ये चैंपियन बन के लौटेगा। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप उस पर कितना ध्यान देते हो, कितने बजे जाता है और कितने बजे आता है। वो आप कोच से, गार्जियन की जिम्मेदारी है वो कोऑर्डिनेशन बनाना कि इतने टाइम प्रैक्टिस होगी, इतना टाइम जाने में लगता है, इतना रेस्ट में और इतना वापसी में।
वॉच एंड विजिल हाँ, भी अगर वो रखना नहीं पड़ेगा। करेगा, क्योंकि आपको बताऊं, हम पढ़ाई करते थे, एक जो हमारे 8 पीरियड लगते थे, हाँ 8 विषयों के 8 पीरियड, तो वो 40-45 मिनट के होते थे ना। जी अनलिमिटेड तो कोई, अगर आप कोई सा भी काम सोच रहे हैं कि सुबह से शाम तक आप स्टेडियम भेज दो उसे, तो वो अनलिमिटेड हो जाएगा। हाँ। अनलिमिटेड यानी कि वो कुछ नहीं हो पाएगा। अच्छा हर चीज़ का एक शेड्यूल है उसकी, जैसे आप कविराज हैं हमारे, हर चीज़ की एक स्क्रिप्ट लिख देते हैं। तो स्क्रिप्ट क्या है, आपका एक शेड्यूल होता है। स्क्रिप्ट का मतलब ये शेड्यूल के तहत ही जो है बच्चा या खिलाड़ी आगे बढ़ेगा। वो जो भी उसकी पिक्चर निकल के आएगी, खिलाड़ी का रूप निकल कर आएगा, तगड़ा बनेगा या कैसा बनेगा, वो उसकी शेड्यूल होता है। वो शेड्यूल को कितना फॉलो कर रहा है, कोच को कितना मानना है, उसके अंदर जुनून कितना, पैशन कितना है, मतलब अगर वो उसे लेकर चल रहा है तो वो जल्दी बड़ी इम्पॉर्टेंट बातें बता रहे हैं और मंत्रमुग्ध से हम लोग सुन भी रहे हैं। लेकिन एक चीज़ है कि शेड्यूल बताया, स्कूल का क्लास बताया, 40 मिनट का होता है, 50 मिनट का होगा, 1 घंटे का होगा, तो शेड्यूल कहीं ना कहीं हमारे यहाँ भी होता है। और ये हमें लगता है कि हम लोग अपने टाइम शेड्यूल से लिटिल ओवर है। एक क्वेश्चन पूछूंगा फिर हम लोग विदा लेंगे। क्वेश्चन मेरा ये है कि खेल से बहुत लोग फिल्मों में आए, तो क्या लगता है अभी तो आपका कोई इरादा? मैं आपको बताऊं, मतलब इरादा क्या है कि मतलब एक जर्नी रही है। तो मैं ये जरूर चाहूँगा कि खाली क्रिकेट की नहीं, कि सचिन और धोनी ठीक है, उन्होंने वर्ल्ड क्रिकेट क्या है ना कि देखो, क्रिकेट, पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग में कोई अंतर नहीं, सब अपने अपने एक शाखा के रूप में कार्य करते हैं, उनके खिलाड़ी खेलते हैं। ये जरूरी नहीं है कि वो वर्ल्ड चैंपियन बन गई है उनकी टीम, हमारे खिलाड़ी भी दूसरे इंडिविजुअल गेमों के भी, दूसरे वेट लिफ्टिंग हो, बॉक्सिंग हो, बैडमिंटन हो, ओलंपिक में मेडल लाते हैं, ओलंपिक चैंपियन बन रहे हैं, वर्ल्ड चैंपियन बन रहे हैं। तो उसी की तरह से जो है दोनों जो हैं गेम एक जैसे ही, सारे गेम एक सारे जैसे गेम एक है। तो सारे गेम एक जैसे, तो कोई से भी गेम का, जैसे मैरी कॉम के हिस्ट्री पे बॉक्सिंग बन पे गई है, बनी जो है उनकी जीवनी पे बन गई है जी। तो ये चीज़ें क्या है ना कि आगे चल के जो भी भगवान कराएगा वो चीज़ें मतलब होना चाहिए, मतलब कहीं न मतलब किसी कहीं न किसी के क्या पता आगे चल के आने वाले बच्चों के लिए वो सीख हो। तो मैं तो ये चाहूँगा कि अभी तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन आने वाले टाइम में जो भी होगा वो भगवान के मर्जी है। तो फिल्मों में रुचि है हमारे राजीव जी की, और एक बड़ा घुमावदार सी स्टोरी है इनकी ज़िंदगी, जिसके अंदर बहुत सारे जर्क हैं। ऊंचाई की बात हम लोगों ने कर लिया, गेम में निराशा मिली तो क्या हुआ, हादसे हुए तो क्या हुआ। ये जब जापान में सेकंड अटेम्प्ट में ही इन्होंने जो है अपने सारे वेट गिरा दिए किसी के पैर पे, वो क्या हुआ। तो ये सब बातें तो बहुत ढेर सारी हैं, लेकिन हम लोग हो सकता है कि ये सारी बातें फिल्म के माध्यम से भी करें। तो हम लोग बहुत जल्दी मिलेंगे। और इस बार खेल की बातें देखिए अधूरी है, अभी पूरी नहीं हुई है, खेल की नहीं हुई है। फिर अभी हम दूसरे एपिसोड में एकदम पिन पॉइंटेड सिर्फ गेम की बात करेंगे। उसके बाद जब राजीव जी से मिलेंगे तो हम लोग उनका एक नया चेहरा दिखाएंगे, पॉलिटिशियन का चेहरा। और सबसे बाद में मैं पूर्ण व्यक्तित्व दिखाऊंगा राजीव जी का, जो एक फिल्म के माध्यम से होगा, जिसके अंदर सच स्टोरी के साथ कल्पना घोलकर हम लोग सोतियों में घोला जाए, थोड़ी सी शराब उसमें फिर मिलाया जाए। नीरज जी की लाइनें हैं, आधी अधूरी लाइन। राजीव जी, एक सबसे बड़ी ज़रूरत होती है कि जो आपका शौक़ हो, जो आपका जुनून हो, वही आपका किचन हो जाए तो कितनी अच्छी बात होती है। अच्छी बात है। तो अगर कोई बच्चा खेल रहा है तो क्या हो सकता है उसके लिए, क्या वो जीवन में अपना ब्रेड एंड बटर कमा सकता है? बिल्कुल कमा सकता है। मैं आपको ये पहले भी बताया था, अब दोबारा अच्छे तरीके से बता देता हूँ कि
अभी हमारे यहाँ उत्तराखंड में ही जो है जी और बाकी पूरे इंडिया में 4% कोटा सभी जॉबों में गवर्नमेंट ने दे दिया है। जी उत्तराखंड में खेल नीति नई बनी है, जी। उसमें 4% कोटा है। इंडिया में पहले दूसरे राज्यों में, अभी से नहीं पिछले कई सालों से, जी पुरानी गवर्नमेंट में भी तो कई सालों से खेल नीति बनी हुई थी। वो उत्तराखंड में थोड़ा लेट बनी है, तो अभी 4% कोटा सभी जॉब में होता है। तो अभी सभी गार्जियन और खिलाड़ियों को बिल्कुल बेचिंत हो जाना चाहिए, मेहनत करें अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे, बल्कि मैं कहूँगा ओलंपिक लेवल पर मेडल लेकर आएँ। आप सीधे देखना कि मेडल लेकर आएंगे और उन्हें पलक पाछने बिछाकर पब्लिक और सरकार हमारी आगे बढ़कर उनका स्वागत करेगी और एकदम जॉब की गारंटी भी देती है और पैसा तो मिलेगा हाँ, ही। सब कुछ देती एक है। चीज़ आप और बताइए कि आप कोचिंग कर रहे हैं, वेट लिफ्टिंग का भी है और ये सेटअप जी, तो जी। दिख ही रहा है। आपने अब तक कितने बच्चों का करियर संवारने में आपका सहयोग रहा? मैं आपको राजेश जी बताना चाहूँगा कि मैं 2010 में से वेट लिफ्टिंग की कोचिंग दे रहा हूँ। जी अभी पिछले टाइम से मैं इसका वेट लिफ्टिंग का प्रशासक हो गया। अभी हम क्या है ना, प्रशासक के तौर पे खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं कि सरकार गवर्नमेंट के साथ मिलके Coordinate स्कीम करके। लेकर आएँ, कोऑर्डिनेशन करके और अलग जिसमें भी जो सहयोग कर सके समाज हमारा, जी। उससे सहयोग लेकर हमारा मोटिव ये रहता है कि खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने का कार्य कर सके। जी तो मैंने 10 साल के एक्सपीरियंस में कोचिंग के ये रहा कि तरह तरह के बच्चे आते हैं, लड़के लड़कियां आते हैं और हमारा कर्तव्य बनता है उन्हें ऐसा एनवायरनमेंट देना कि जी। आते तो 100 हैं जैसे, जी। लेकिन निकल पाते हैं 10। अच्छा। नेचुरली आते हैं और चले जाते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि बहुत जैसे सारे पारिवारिक लगभग- रीजन भी हो सकते होंगे, हाँ, हो बहुत जाते हैं। सारे कुछ मन भी अनेक- स्थिति हाँ, होती है कि जैसे मैंने आपको बताया कि हमें धकेल तो दिया जाता है जी गार्जियन द्वारा कि ये काम करो आप, लेकिन खुद की इच्छा भी होती है, खुद का मन क्या बोल रहा है। तो उसमें कुछ बच्चे रुक जाते हैं, 100 में से 100 आते हैं, 10-20 रुकते हैं और उसमें से 3-4% चैंपियन बनते हैं। क्या बात है। हाँ, और उसमें से 2-3% बढ़िया होते हैं, क्रीम होते हैं और एकदम बढ़िया जॉब लेते हैं, जिन्हें हर कोई जानता है, दुनिया के पटल पे अपना नाम रोशन कर रहे होते हैं जूनियर सीनियर लेवल पे। तो मैंने हज़ारों लड़के लड़कियों को वेट लिफ्टिंग की गुण सिखाए, शिक्षा दी। और मैं आपको बताऊं, मैं कभी भी ना बेचिंत और बेझिझक तरीके से, जी अगर मुझे स्ट्रिक्टली तरीके से उन्हें, अगर मुझे पता है इसका हित मुझे डांटने में है, मैं डांट के इसका हित कर सकता हूँ। अगर ये गलत कर रहा है तो मैंने कभी झिझका नहीं हुआ, क्योंकि एक अच्छा गुरु तभी हो आप जब आप निडर होके जी किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हो। आप अगर सोच रहे हो नहीं ये मेरा बुरा ना मान जाए, तो आप अच्छे शिक्षक नहीं हैं। जी आप जी, उसके जी। गलत को गलत, अच्छे को अच्छा बताओगे, तब जाके खिलाड़ी आगे बढ़ पाएगा। तो मैंने देखा कि हम लगभग उस दौरान 10 साल के अंदर सारे विभागों में, वन विभाग, पुलिस विभाग, आर्मी, ITBP, रेलवे, अच्छा बिजली विभाग और FCI, तो लगभग 100 से ज़्यादा बच्चों को मैंने क्या उन्हें- साहब, आप लोग अपने स्क्रीन के सामने ताली बजाइए। 100 से ज़्यादा ये- बच्चे हमारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहुँचे जी। और उन्हें वो आज जॉब कर रहे हैं और उनकी तरक्की हो रही। मैं देखता हूँ कुछ बच्चे हमारे हवलदार या सिपाही पद पे भर्ती हुए थे और आज सब इंस्पेक्टर हैं, कोई कोतवाल है, हाँ। कोई रेलवे का अधिकारी हो गया है, जी। कोई आर्मी में सूबेदार है। तो मैं देखता हूँ कि यार मतलब जो करने वाला करता है तो वो देखकर अच्छा लगता है। मतलब पे हो रहा है, हाँ, एक बढ़िया। रिटर्न आ रहा है। हाँ आपने इन्वेस्ट किया अपना समय, जी। बच्चे ने अपना कैरियर बनाने के लिए और जो ऊपर है, से मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो कॉर्पोरेट जगत है ना, वो भी सपोर्ट करता है खिलाड़ियों की। क्योंकि क्या है ना कि आपको भी पता है कि चमकते सूरज को, उगते सूरज को हर कोई दर्शन करना चाहता है, उसके साथ होना चाहता है। तो जैसे ही सूरज चमकेगा ना, वो हमें चाहिए कि हम कितना चमक मार रहे हैं, तो हर कोई हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत रोज़ी पिक्चर दिखाया। हम लोग थोड़े से इनसे बड़े हैं, एक जनरेशन पहले के हैं, तो हमारे यहाँ बहुत डर होता था खेल के लेके। माँ बाप नहीं उतना जो है अफोर्ड कर सकते थे कि बच्चा उनका खेले, लेकिन जिस तरह से समझाया है, थोड़ी सी परिस्थितियाँ अनुकूल हुई हैं
और राजीव जी की बातों से भी आप लोग प्रेरणा लें। जैसे घरों में होता था एक बच्चे को सीख निकालेंगे, कम से कम एक बच्चे को खिलाड़ी निकालें आप लोग, मिशन की तरह। मैं ये कहूँगा, एक मेरा संदेश है, घर के आंगन से ओलंपिक के प्रांगण तक, जी, ये संदेश पूरे इंडिया भर में होना चाहिए। घर के आंगन से ओलंपिक के प्रांगण तक, लड़का हो या लड़की हो, आप उसे वहाँ तक ये सोच इतनी बड़ी रखोगे तो जरूर आपका बच्चा आपका नाम रोशन करेगा, देश का नाम रोशन करेगा। इस तो आप पहचाने जाओगे एपिसोड अपने बच्चों के नाम से। इस एपिसोड का नाम ही हम अपने एडिटिंग टीम से गुजारिश करेंगे कि जो नाम लिया घर के आंगन से ओलंपिक के प्रांगण तक, इस एपिसोड का नाम भी यही रखा जाए। हमारी गुजारिश है अपनी एडिटर टीम से। तो मिलते हैं बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।